नमस्कार दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मालदा की रैली में फिर से कहा, टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा है और टीएमसी तो घुसपैठियों को भी पनाह दे रही है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार पीएम मोदी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो तुष्टीकरण करेगी और मुसलमानों को आरक्षण देगी। दोस्तों, बात बहुत सिंपल है। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करना चाहती या उसकी ऐसी मंशा नहीं है तो राहुल गांधी जी को एक ट्वीट कर देना चाहिए जिसमें ना कोई कॉमा हो, ना कोई इफ हो, ना कोई बट हो, और सिंपल कहना चाहिए अपने ट्वीट में कि अगर कांग्रेस आई तो मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं देगी। कांग्रेस धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन के खिलाफ है और जहां भी इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं वहां गवर्नमेंट जॉब में भी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन हटाया जाएगा। मैं कहता हूं कि इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, ये सभी पार्टियों को एक जॉइंट पीसी से स्पष्ट कर देना चाहिए दोस्तों। पर दोस्तों, ये ना जॉइंट पीसी कर रहे हैं ना ये शायद करेंगे, तो फिर क्या ये कहना सही नहीं होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पूरे चुनाव में विपक्ष के हिडन मैनिफेस्टो को एक्सपोज कर रहे हैं। अरे भैया, कोई भी चुनाव जीतता है अपने वोटर्स के लिए, तो शायद इंडिया अलायंस कांग्रेस को लगता है कि इनके कट्टरपंथी कुछ अगर वोटर्स हैं तो ये वोटर्स को मुस्लिम आरक्षण की पीछे से लॉलीपॉप देनी चाहिए और इसीलिए वो ना मुसलमान आरक्षण के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं ना उसके पक्ष में खुल के बोल रहे हैं। दोस्तों, अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे ना जाने के लिए कांग्रेस पार्टी एक सर्कुलर निकाल सकती है, उसको एक पॉलिटिकल इवेंट कह सकती है, तो फिर मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ क्यों नहीं कह सकती या क्यों नहीं सर्कुलर निकाल सकती? दोस्तों, मुस्लिम रिजर्वेशन पार्टीशन 2.0 की नींव हो सकती है। इसका खुलकर पूरे देश को, देश की हर पार्टी को इसका विरोध करना चाहिए। टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कैसा कंपटीशन चल रहा है। मोदी की एक ही गारंटी है, वो है मुसलमानों से नफरत। एक ही गारंटी है। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। Blaming communities, trying to polarize voters, this is not the job of a prime minister. इन घुसपैठियों को आपकी जमीन खेत पर कब्जा करवाती है तो कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। ये प्रभाव इस बात का है कि 400 पार का जो आपने फर्जी नारा दिया उससे ये देश आशंकित हुआ। हम भारत के मुसलमान हैं, हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम अल्लाह की मर्जी से भारतीय हैं। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार कभी नसीब नहीं होता भाई। दोस्तों, मेरे साथ में देश की नंबर 1 बहस में डॉक्टर जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन, स्वामी पुरोहित जी, टीएमसी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन, एके वाजपेयी जी, एलजेपी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन और वरिष्ठ अधिवक्ता, और दानिश कुरैशी जी, एआईएमआईएम के सीनियर लीडर। इस डिबेट की शुरुआत मैं पुरोहित जी आपसे
और जफर इस्लाम के साथ करना चाहता हूं, फिर AK वाजपेयी और अनुराग भदौरिया के पास आ रहा हूं। पुरोहित जी, मैं सीधा कहता हूं, बहुत सिंपल करते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पूरे चुनाव को डिविएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको यह लगता है कि फेज 1 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बुरे हाल हुए हैं और फेज 2 में सुपड़ा साफ होने वाला है, अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, तो आप एक सर्कुलर निकाल के बोलिए TMC मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने के खिलाफ है और बंगाल में गवर्नमेंट जॉब्स में जो मुस्लिम्स को आरक्षण है उसको हटा दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बात की, ये संविधान की और आरक्षण की बात की है, तो ये आरक्षण जो है ये केंद्र सरकार निर्धारित करती है। सबसे पहले ये आप जो हमारा संविधान बना हुआ है आरक्षण को लेकर के, तो उसके अंदर में छेड़छाड़ करने की बात नहीं है। बात है एक्चुअली क्या है, धरातल पर स्थिति क्या है। आज पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और बात करते हैं अपनी गारंटी की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं बंगाल के अंदर में मेरा जन्म होना चाहिए था, या मैं पिछले जन्म में हुआ या अगले जन्म में। ऐसी कहानियों से, ऐसी बोगस कहानियों से जनता ऊब चुकी है, पश्चिम बंगाल की नहीं पूरे देश की। इस तरह का ये एक नाटकीय चुनाव कर रहे हैं। कैसा चुनाव है ये कि जिसके अंदर में विपक्षी पार्टी जो है उनको आप देशद्रोही बोलेंगे, जो आपके साथ में नहीं है उसको उसके बारे में जो उटपटांग करेंगे। पूरे देश के अंदर में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके खिलाफ आप किस तरह की षड्यंत्र रचा जा रहा है। 2021 का चुनाव हारने के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल का, आज मोदी जी ने कुछ बातें कही जिसमें से एक प्रमुख बात है कि उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल को पिछड़ा हुआ नहीं देखना चाहता। तो आपने क्यों 1,60,000 करोड़ रुपया रोक के रखा है? क्यों मनरेगा का, क्यों आवास योजना का, क्यों सारी योजनाओं का पैसा पश्चिम बंगाल की सरकार का रोक के रखा है? आप उनको दीजिए और उनको अपना काम करने दीजिए। मगर देश के अंदर में जिस तरह से मोदी जी ने कहा, एक मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए, आप बोलेंगे पूरे डिबेट में। आपने कहा कि ये मोदी जी ने कहा कि हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को। आप 45% लोग आज के युवा बेरोजगार है। मोदी जी, आप ये मेरी बात सुनिए, देश का युवा बेरोजगार है। आप महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर चुनाव कराइए। आप ये धर्म के ऊपर में, जाति के ऊपर में बांट कर चुनाव मत कराइए। जिस तरह से आप जाते हैं, कभी बोलते हैं मैं ओबीसी का बच्चा हूं, कभी मुझे मां गंगा ने बुलाया है, मैंने आपको अब मैं आना चाहूंगा, मगर इस तरह से आप लोगों अब आपको मैंने 2 मिनट तक सुना जी। मेरे को आप मैं आना चाहता हूं। आप काफी अच्छे अभी पॉलिटिशियन है और आगे जाएंगे, क्योंकि जब नेता से जो सवाल पूछा जाता है, नेता उस सवाल का जवाब नहीं देता और अपनी ऑडियंस को एड्रेस करता है। तो अभी आपने जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे टिप्पणी कर दी, ममता बनर्जी जी को बता दिया आप उनके कितने लॉयल है। पर मैं वापस से जफर जी, मैं एक बार 10-20 सेकंड और दूंगा मैं पुरोहित जी को और पूछूंगा, क्या आप बंगाल में जो 10% रिजर्वेशन है मुस्लिम्स के लिए गवर्नमेंट जॉब में, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के उसमें, उसको आप हटाने के पक्ष में है? कोई भी आर्थिक आधार पे किसी को भी रिजर्वेशन दो, धर्म के आधार पे मत दो, ये मैं कह रहा हूं। सीधी बात। देखिए आप जो ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, फिर वही घुमा फिरा करके वही मुद्दे पर, उन्हीं के मुद्दों को ला रहे हैं, मगर असली मुद्दा नहीं आप उठा रहे हैं। आप आज ये डिबेट भी कर रहे हैं, उसी मुद्दों पर कर रहे हैं जिसके ऊपर में मोदी जी आगे चलाना चाहते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं जफर इस्लाम जी, महिलाओं को रोका गया, मैं चाहता हूं, मैं आपको बताऊं, मैं चाहता हूं, मैं सुनिए जफर इस्लाम जी, इलाके में केंद्रीय वाहिनियों को लेकर मैं चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूं जफर इस्लाम जी, मैं चाहता हूं कि ये डिबेट किसी और मुद्दे पे हो, पर ये देश के संविधान से जुड़ा मुद्दा है। आपने जो और संविधान खतरे में पड़ जाएगा अगर धर्म के आधार पे रिजर्वेशन की नींव को रख दिया जाए। नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की। संविधान खतरे में पड़ जाएगा जफर जी अगर धर्म के आधार पे रिजर्वेशन की नींव को रख दिया जाए। जफर इस्लाम, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सोचना बिल्कुल साफ है, धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS सेक्शन जो है, उसके लिए हमने बाकायदा 10% रिजर्वेशन दिया। क्यों दिया? इसलिए कि उसको जरूरत थी। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ही नहीं करती कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन और धर्म के आधार पर रिजर्वेशन हो। लेकिन ये जितनी सारी पार्टियां हैं उनको पता है कि मुस्लिम वोट को लेना है, मुस्लिम को साधना है,
मुस्लिम वोट को साधना है, तो इसलिए हर तरह की चीज ये जानते हुए भी कि वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, फिर भी ये ऐसे अनाउंसमेंट करते हैं जो कि संवैधानिक नहीं है, और फिर भी ये बोलना चाहते हैं ताकि इनको वोट का फायदा मिले। और पिछले 60 साल से क्या हो रहा है प्रदीप जी, मुस्लिम समाज के लोगों ने इसी तरह से गुमराह करके इस्तेमाल किया, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। मैं आपको 2-3 बात बताता हूँ। ये मुस्लिम समाज के रखवाले बनते हैं, लेकिन हकीकत में ये मुस्लिम समाज के लिए सबसे घातक जो है औजार की तरह के, जो उनको इससे परिहार करते हैं मुस्लिम समाज में। अब मैं आपको बताता हूँ, 1947 में आप जाइए, 1947 से जब मुल्क आजाद हुआ, उस वक्त मुस्लिम समाज की जो हालत थी, कई ऐसी जो प्रिंसली स्टेट रियासत जो थी वो एक साथ एक्सेशन ऑफ इंडिया के टाइम में जो है एक साथ आई। कई रियासतें थी, मुस्लिम समाज की हालत बहुत अच्छी थी, माली भी और लिटरेसी के हिसाब से भी बहुत अच्छी थी, वेल्थ के हिसाब से भी, स्टैंडिंग के हिसाब से, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, हर चीज में। आज कहाँ है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके लिए आईना के तौर पे। आज उसके बावजूद ये कहते हैं, अब कहते हैं अरे जरूरत क्या थी, तुमको तुष्टिकरण की क्या जरूरत है, तुम इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं देते? इक्वल अपॉर्चुनिटी मैं कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी और AK वाजपेयी जी। एक दो बात और कहना एक बात और, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, ये बात कर रहे हैं कि हमें पैसा नहीं दिया गया। जो पैसा आया वो किसको गया भाई? ये सारे जो यहाँ पर जितने MLA MPs और जो मुख्यमंत्री है, आज जो उनके टीचर्स घोटाले में जो गए, वो भी देखिए पैसा जनता का घोटाले, जिन घोटालों की आप बात कर रहे हैं, उन घोटालों के ऊपर SSC स्कैम पे मैं एक डिबेट कर चुका हूं। मैं आऊंगा पुरोहित जी पर, आपके अलायंस पार्टनर आने दीजिए। यहाँ पर मैं आऊंगा पुरोहित जी, अलायंस पार्टनर पे आने दीजिए। जफर जी बने रहिए जफर जी, थॉट होल्ड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है। व्यूअर मुझे मैसेज कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी और AK वाजपेयी जी। अनुराग भदौरिया जी, आप कहीं भी चले जाइए, मैं कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी और जफर इस्लाम जी। अनुराग भदौरिया जी, आप इस वक्त गांव में जाइए, आप खेत में जाइए। सुबह 7 बजे मैं बागपत में था, 9, साढ़े 9, 10 बजे मैं गाजियाबाद में था। आपको पता है बागपत में मेरा एक मित्र है, उसका नाम है सुनील नेगी, और उसके बाद मैं जाके गाजियाबाद में मेरा मित्र है, उसका नाम है रोशन खान। दोनों ने जानते हैं मुझसे क्या कहा? दोनों ने बोला कि सर संविधान सर्वोपरि और किसी बात में धर्म के आधार पे देश को नहीं बांटना चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूं अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं डिक्लेयर कर देती कि समाजवादी पार्टी धार्मिक आधार के रिजर्वेशन के खिलाफ है? बोलिए आज आप मेरे शो पे। देखिए आपके मित्र आपको मिले, मैं मैनपुरी में, कन्नौज में, और मेरे मित्र वहां गांव में जो किसान है वो मुझे मिले। उन्होंने बोला ये जो लोग है, जो मीडिया है, ये मुद्दों पे बात करना ही नहीं चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी वाले मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। गांव का किसान कह रहा है हम दिन रात यहाँ गेहूं की थ्रेशनिंग कर रहे हैं, परेशान है, लेकिन गेहूं की लागत का मूल्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हम जो सोना खरीदेंगे बिटिया की शादी में पहले 28,000 का तोला खरीदते थे पर तोला, अब 80,000 हो गया है कि मैं कैसे शादी करूंगा, कैसे उसमें सोना खरीदूंगा। ये एक मंगलसूत्र की बात करते थे, यहाँ तो मंगलसूत्र खरीदने की दिक्कत पड़ गई है। इसके बारे में हमारे गाँव के लोग किसान कह रहे हैं, इसकी चर्चा कौन करेगा? चर्चा है कि जैसे चुनाव आया वैसे ये नफरत की राजनीति जोर क्यों ले रही है? अगर इतना ही दिक्कत थी भारतीय जनता पार्टी को तो पार्लियामेंट अभी चल रहा था, सेशन चल रहा था, पार्लियामेंट में सवाल वहां क्वेश्चन उठाते, बोलते यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग कि भाई धर्म के आधार पे होना नहीं है, तब पार्लियामेंट में आप बोले नहीं। अब चुनाव आ गया, आपको पता है कि अभी आप हार रहे हो। पहले चरण के चुनाव में आपको हार दिखाई देने लगी, और दूसरे चरण के चुनाव में तो पूरी तरह हार रहे हैं। इसलिए देखना OBC मुसलमान, SC मुसलमान, अपर कास्ट मुसलमान क्या होता है? ये मुस्लिम बिलीव इन कास्टलेस सोसाइटी, समझे अनुराग जी? एक बात सुन लीजिए अनुराग जी, ना आपके लिए सुनिए ना अनुराग जी, आपके घर के पास में, आपके घर के पास में जो आपके नेबर रहते हैं, उनने मुझे फोन किया कि आपकी और अनुराग जी की डिबेट बड़ी अच्छी होती है, पर आप तथ्यों पे बात करते हैं और अनुराग जी पॉलिटिकल एजेंडे पे बात कर रहे हैं। आपको पता है उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने आपको ये भी बोला जो आप नहीं बता रहे दर्शकों को। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान बदलने के लिए वोट मांग रहे हैं। मुझे जवाब दे दीजिए। आप दोनों आपसी बात, संविधान बदलना, अरे अनुराग भाई धरना सेठों के लिए संविधान बनाने वाले हैं क्या? सुनिए आप जफर जी, 1% की संपत्ति, अनुराग जी, 1% लोगों के पास देश की, अरे सुनो अनुराग भाई, सुनो
देखो तो ये भी तो सुन लीजिए, ये भी तो बताइए ना, ये भी एक मिनट सुन लीजिए, किस तरह से महंगाई बता रहा परेशान है, ये तो आपने बताया नहीं जनता को ये भी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करते हैं लेकिन भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। अरे भाई वो जवाब दे रहे हैं, वो अभी सफर का जवाब सुनिए, थोड़ा गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि जवाब जारी। सफर जी बोलिए। देखिए ऐसा है कि आप दोनों की जो बात हुई ऐसा कुछ नहीं, वो बात के बारे में कोई चर्चा, अरे सुनो भाई, चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत जो है कि ये कह रहे हैं कि पहले फेज में, और पहले फेज, अनुराग जी सुनिए उनकी बात, सब जगह तुम, अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी आप भी बाहर हैं, अनुराग जी रुकते ही नहीं है कभी। अनुराग जी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी में आप ब्रेक मारते हैं ना कभी तो गांव में रुकने के लिए, तो रुकिए जरा, बात सुनिए। ऐसे ही तुम लोग ऐसे लग रहा है कि स्लोप में जा रहे हो, नीचे खाई में गिर रहे हो, गिर ही जाओगे, लेकिन थोड़ा तो देख लो दुनिया गिरने से पहले। अभी तो पहला फेज में गए, दूसरा फेज में और स्पीड में जा रहे हो। अरे भाई इस बार 0 है, 0/0, डील बटा सटाटा, इसलिए थोड़ा खाए में गिरने से पहले दुनिया देख लो भाई। अभी जो बता रहे दुनिया की बात जरा सुन लो। अरे सुनो भैया, नहीं जो आप जिस स्पीड में जा रहे हो ना नीचे ही जाओगे। देखो ये देश हमारे ऊपर गया है, ऊपर से तुम अरे बीच में मत बोलो ना, आप बीच में नहीं बोलते, आपको पता है बीच में टीका टुकड़ी नहीं करते। सुनिए हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी सबके लिए राजनीति करती है, सबके लिए, जो सबका साथ सबका विकास, उसमें हम किसी के धर्म को नहीं लाते, और किसी धर्म के बेसिस पे अगर कोई देना चाहता है तो उसका हम जोरदार जो है जो आवाज उठाते हैं। अब ये बोलिए कि ओबीसी मुस्लिम, बैकवर्ड मुस्लिम, ये मुस्लिम, ये सब कौन नए टर्म्स कॉइन कर रहा है, और इससे क्या मुस्लिम समाज को फायदा होने वाला है? बिल्कुल नहीं, इससे संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक होता तो फायदा होता, हम भी उसके लिए खड़े हो जाते, लेकिन गैर संवैधानिक चीज देके मुस्लिम समाज को सिर्फ उनका वोट लेना है। अब मुस्लिम समाज समझ गया है कि ऐसे जो बहरूपिया लोग आते हैं, जो कुछ ना कुछ दिखाते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, कुछ हकीकत। तो देखिए एक बात कर रहे हो, आज इन्होंने बोला फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में भी भारतीय जनता पार्टी पर बहुत दूर है, और इनको पूरे उत्तर प्रदेश में यही तो बोलते थे ना, और उसके बाद आप बैकवर्ड की भी बात करने लग जाते हैं। अनुराग जी बात बैकवर्ड फॉरवर्ड कम्युनल पोलराइजेशन की नहीं है, बात पुरोहित जी और ए.के. वाजपेयी जी। अनुराग जी मेरा निवेदन है आपसे कि इस वक्त देश की जनता आपको सुन रही है और आपके पड़ोसी भी आपको सुन रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। और ए.के. वाजपेयी जी के पास आना चाहता हूँ, क्या था वो भी बता रहे हैं मुझे। ए.के. वाजपेयी जी और पुरोहित जी के पास आना चाहता हूं, फिर अनुराग जी के पास आऊंगा मैं, क्योंकि आज जो मैं सवाल अनुराग जी से पूछ रहा हूं जफर जी, वो मेरे सवाल नहीं है, वो अनुराग जी के पड़ोसी और अनुराग जी के रहने आस के पास के लोग जो है, जो उनके फैंस हैं, वो पूछ रहे हैं सवाल, और आज मैं जवाब पूछूंगा। और ये सवाल मैनपुरी से भी आया है, सैफई से भी आया है, और बागपत से भी आया है। अरे वहां तो दौड़ा के मार रहे हैं जी, मैं कह रहा हूं वाजपेयी जी, सीधी बात है, वहां तो डर से जा नहीं रहे। नहीं वहां तो कैंडिडेट वोट ही नहीं मार पा रहा है, बीजेपी के कैंडिडेट। रोहित जी और ए.के. वाजपेयी जी, जफर जी, अनुराग जी आ रहा हूं मैं, पहले ए.के. वाजपेयी जी और पुरोहित जी। ए.के. वाजपेयी जी आप बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। पुरोहित जी, मैं ए.के. वाजपेयी जी के आपके पास, आप दोनों स्क्रीन पे आ रहा हूं मैं, दानिश जी आपके पास भी। पुरोहित जी आप भी एक सीनियर पॉलिटिशियन है। मैं कहता हूं कि अगर जज कभी भी एक लॉयर से सवाल पूछता है ए.के. वाजपेयी जी यस और नो में, और लॉयर जब घुमा फिरा के ना यस बोलता है ना नो बोलता है, तो जज समझ जाता है कि लॉयर का आर्ग्यूमेंट वीक है। तो ए.के. वाजपेयी जी ऐसे ही, मैं तो इतना सवाल, आज की डिबेट में मेरे पास 25 पेज की रिसर्च है और ये 30 पेज की रिसर्च है, तो टोटल 55 पेज की रिसर्च है, पर मैंने सब क्रैश करके सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं इनको कि अगर ये कह रहे हैं कि मोदी जी चुनाव को भटका रहे हैं, तो ये सर्कुलर क्यों नहीं रिलीज करते कि ये मुस्लिम आरक्षण नहीं चाहते, दूध का दूध पानी का पानी खत्म, मोदी जी बोल ही नहीं पाएंगे, पर ये नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं ये पीछे के डोर से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अब समझ नहीं पा रहा है इनको कि लेफ्ट जाए कि राइट जाए। ए.के. वाजपेयी जी। ममता दीदी का उत्पन्न कहाँ से हुआ है? मतलब ममता दीदी ने जो पार्टी बनाई उससे पहले कांग्रेस में थी और के लिए जानी जा। जी मैं ए.के. वाजपेयी आ रहा हूं, आपकी आवाज में थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है। पुरोहित जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, पुरोहित जी जस्ट डिक्लेयर इट। पुरोहित जी पिछले 72 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 3 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है।
ममता बनर्जी जी हर जगह रैली कर रही है, एक दिन में 2 से 3 रैली कर रही है, पिछले 3 दिन में 9 रैली कर चुकी है। क्यों नहीं बोल देते कि मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ है? सीधा कर रही है ना, सीधी बात करिए मेरे साथ। नहीं, देखिए जिसने ओबीसी या पिछड़े वर्ग को अगर हिंदुओं में मिलता है, तो वैसे अगर आरक्षण मुसलमानों में अगर पिछड़े लोगों को मिलता है तो उसमें क्या आपत्ति है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप ये सवाल ही क्यों कर रहे हैं? सवाल होना चाहिए कि प्रधानमंत्री, सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां, वो नौकरियां आएगी तब तो रिजर्वेशन की बात उठेगी। मोदी जी पहले यह बताइए कि 10 सालों में 20 करोड़ में से कितनी नौकरियां आपने दी है, कितनी रेलवे में भर्ती की है आपने? आप बात करते हैं मंगलसूत्र बेचने की, आपने तो रेलवे, हवाई अड्डे सब कुछ बेच दिया। रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, क्या छोड़ा है आपने? और आप बात कर रहे हैं आपका मंगलसूत्र बिक जाएगा। अरे आपसे ज्यादा लूटने वाला देश का प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ आजाद भारत के अंदर में। इतना जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स 90% पूछा आपने, जनता का लिया जाता है और कुछ पूंजीपतियों को भर दिया जाता है। तो ये जो गुमराह करने के लिए चुनाव के समय में देश को आरक्षण का मुद्दा बात करके आप गुमराह नहीं कर सकते हैं देश की जनता को। देश की जनता रोटी के लिए वोट करती है। आप देश की जनता अगर रोटी के लिए कर रही है तो रोटी वो अमर और अकबर दोनों के लिए कर रही है। पश्चिम बंगाल के नहीं, आप जो बोल रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं चाहिए 5 किलो। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं एक और डॉक्यूमेंट लेके आया हूं। आपके पास ही हूं, मैं आपके पास ही हूं। मैं कह रहा हूं सुनिए, मैं एक लेटर पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मेरा लेटर नहीं है भैया, ये जो लेटर है मैं ध्यान से पढ़ रहा हूं, ये मैंने नहीं लिखा। हाँ, ये मैं तो लिख नहीं रहा हूं, ये लिखा है आदरणीय पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। और जवाहरलाल नेहरू जी ये कहते हैं, और ध्यान से सुनिएगा क्या करते हैं, वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करते हैं आर्टिकल 341 को अमेंड करके, और कहते हैं हिंदुस्तान के संविधान में कोई धर्म के आधार पे ना मुसलमानों को ना क्रिश्चियनों को स्कीम्स में रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। ये संविधान की मूल धारा के खिलाफ है। बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं संविधान की मूल धारा के खिलाफ है। तो आज पुरोहित जी का स्टैंड नेहरू जी के खिलाफ, बाबा साहेब अंबेडकर जी के खिलाफ है अगर वो मुसलमानों के रिजर्वेशन को बैक कर रहे हैं। और आज जफर जी का स्टैंड बहुत मेच्योर स्टैंड है, वो कह रहे हैं गरीब को रिजर्वेशन दो। जफर जी 10 सेकंड, हाँ 10 ले, आप जफर जी के बाद 10 सेकंड रिबटल ले लीजिएगा। अच्छा बोलिए, 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। हाँ 10 सेकंड बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र 370 आर्टिकल हटाने के बाद में आज तक 5 साल में मुख्यमंत्री वहां का स्थापित नहीं कर पाए। यह फेलियर है केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी। तो ये जो बात कर रहे हैं नेहरू जी की, हर चीज में नेहरू जी और पटेल को क्यों लेके आते हैं आप? मैं पूछ रहा हूं कि आज का 45% युवा बेरोजगार क्यों है? इसके ऊपर एक जनसभा में मोदी जी ने भाषण दिया है क्या? वो बात कर रहे हैं मंगलसूत्र, वो बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, वो बात कर। अरे भाई, ममता बनर्जी को लेके आया, चलो ममता बनर्जी को लेके आए थे। ममता बनर्जी ने क्या किया है? प्रदेश को कई फाड़े में बांट दिया है। किसी अलग अलग तुष्टीकरण करके, राजनीति करके उन्होंने अपने में सत्ता में काबिज रहने के लिए मुस्लिम समाज को करती रहती है। इमाम को पैसा देना और बाकी पुजारियों को नहीं देना, ये सब क्यों करना पड़ता है? अरे दुर्गा पूजा के पंडालों को भी पैसा दिया जाता है, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है पश्चिम बंगाल के अंदर में। सुनिए, जितनी दुर्गा पूजा होती है पश्चिम बंगाल के अंदर में, हर दुर्गा पूजा कमेटियों को 70,000 रुपया बोलने दीजिए। नहीं रोहित जी वो आपके बीच में नहीं बोले। रोहित जी उनको बोलने दीजिए। इसके बाद मेरे को अनुराग जी, दानिश जी और ए.के. वाजपेयी जी के पास आना है। ए.के. वाजपेयी जी मैं तब से इंतजार कर रहा हूँ। मैं आपके वक्तव्य को सुनने के लिए आऊंगा, पर जफर इस्लाम के बाद। रोहित जी मत चिल्लाइए, मजूमदार ये लोग विरोध करते हैं। रोहित जी मत चिल्लाइए। जफर इस्लाम, विरोध हम उसका करते हैं जो तुष्टीकरण करते हो। आज तुम्हारी हालत खराब है जमीन में, इसलिए कि मुस्लिम समाज का वोट जो है बढ़ के थोड़ा आधा कांग्रेस में जा रहा है, आधा लेफ्ट में, आधा हमारे यहाँ और कुछ हमारे यहाँ, और इसलिए तुम्हारी हालत खराब है। समझ में आ रहा है, तुम 5 से 7 सीट नहीं जीत सकते बंगाल में, इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है, और इसलिए मोदी जी को गाली देना शुरू कर दिया। अरे पश्चिम बंगाल में आज आपके सुकांतो मजूमदार हार रहे हैं चुनाव बालूरघाट से। बंगाल में आपके प्रदेश अध्यक्ष और बालूरघाट से आपके मंत्री निशित प्रमाणिक चुनाव हार रहे हैं। लोकप्रियता घटा वो भी दिख रहा है।
जफर जी आप एक सीनियर बैंकर हैं, जफर जी आप एक सीनियर बैंकर हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि जिस कंपनी की बैलेंस शीट में सिर्फ लॉस 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 लॉस, जिसने सिर्फ लॉस 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 देखा है, उसको प्रॉफिट नहीं समझ में आता। तो इसीलिए इस तरीके से आज मैं बड़ा विजडम की बात कर रहा हूं, और अनुराग भदौरिया जी से मेरे को जनता बोल रही है, मेरे को क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, पर उसके पहले दानिश कुरैशी और AK वाजपेयी जी के पास आऊंगा। एक छोटी सी बात खाली कर बोलिए, 10 सेकंड बोलिए मुझे, फिर दानिश जी के पास अभी तक नहीं हो, 10 सेकंड प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल में ये जो कट मनी, जो टोलाबाजी जो चलता है, ये सारे हर जगह पे आप कहीं भी बिना पैसा के काम कर सकते हैं, लेकिन ये लोग जो इतने नंगे हो गए, नंगे भूखे हो गए कि ये सफर बारे में चुप हो जाते हैं महाराष्ट्र में। मेरी बात आप सुनिए, AK वाजपेयी जी, AK वाजपेयी जी और दानिश जी, उसके बाद अनुराग जी के साथ मेरी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, अनुराग जी और जफर जी के साथ। AK वाजपेयी जी पहले आएंगे और फिर दानिश जी आएंगे। AK वाजपेयी जी बताइएगा, क्या यह सत्य नहीं है कि धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन संविधान की धारा के खिलाफ है? AK वाजपेयी जी, क्या यह सत्य नहीं है कि पास्ट के अंदर आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लेने की उसने बात करी थी, जिसको हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था? क्या यह सत्य नहीं है AK वाजपेयी जी की जब कांग्रेस की सरकार आई थी तेलंगाना 2023 के तेलंगाना चुनाव के पिछले मैनिफेस्टो के अंदर, 2018 वाले मैनिफेस्टो के अंदर अगर आप देखेंगे 18-23 में एक मैनिफेस्टो के अंदर कांग्रेस पार्टी का वादा था तेलंगाना के अंदर कि मुसलमानों के लिए अलग IT कॉरिडोर बनेगा, मुसलमानों को गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर अलग रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्या सत्य नहीं है AK वाजपेयी जी की सच्चर कमेटी रिपोर्ट ये तक बोल रही थी कि सेनाओं के अंदर भी धर्म के आधार पर काउंटिंग होनी चाहिए? ये सब नींव रखी जा रही है AK वाजपेयी जी पार्टीशन 2.0 की, क्योंकि ये थॉट्स मोहम्मद अली जिन्ना ने चालू करे थे जब मुस्लिम लीग बनी थी। उसके बाद उसकी जब अति हुई तो पाकिस्तान जो है क्या फॉर्मेशन हुआ। प्रदीप बाबू, आपकी रिसर्च बिल्कुल कंफर्म है, सारी बातें बिल्कुल सही हैं, और संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दें, लेकिन उन्होंने क्यों दी हुई है? 10% रिजर्वेशन इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दी हुई है वेस्ट बंगाल में, आपने ठीक बताया। 4% कर्नाटका में दी हुई है, 5% आंध्र प्रदेश में दी हुई है, और सबके मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन ये कहां से निकली है? ममता दीदी निकली कहां से? ये कांग्रेस से इनकी उत्पत्ति हुई है। पहले ये कांग्रेस में ही हुआ, यूथ कांग्रेस में हुआ करती थी, फिर कांग्रेस में भी नहीं। तो कांग्रेस तो अपने तुष्टीकरण के लिए बाकी तरह से जानी जाती है। 14 की रिपोर्ट आपको याद होगी, जब अंटनी साहब इनके डिफेंस मिनिस्टर की रिपोर्ट आई, इन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो ये असर हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की वजह से। और ये पुरोहित साहब क्या बात करेंगे? ममता देवी ने पब्लिकली स्टेटमेंट देके अपील की थी अपने कार्यकर्ताओं को और ऑफिस बेयर्स को कि जो कट मनी लिए वो कृपया करके वापस कर दीजिए। ये वही बंगाल है जहाँ पैसे निकलते हैं, मशीन थक जाती है गिनते गिनते। ये वही बंगाल है, ये वही ममता दीदी है जो दुर्गा पूजा पे रूट बदल देती है कि कहीं अपीजमेंट करते करते उस समाज को दिक्कत ना हो जाए किसी तरीके में। ये तो जानी जाती है इस चीज के लिए। ये तुष्टीकरण संविधान में नहीं है, ये भी नहीं है। तो माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन तो आप कर सकते हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट की बात तो कर सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की बात कर सकते हैं, लेकिन ये तुष्टीकरण और धर्म के नाम पे आप रिजर्वेशन जो दे रहे हैं ना, ये वाकई खतरे की घंटी है, इसको आपको बदलना पड़ेगा। लेकिन ये लोग तो सनातन को गाली देने में इंटरेस्टेड है, ये लोग तो सनातन को गाली देने में इंटरेस्टेड है, और तुष्टीकरण को बिल्कुल चुप करके सही जगह फ्रंटफुट पे बैटिंग कर रहे हैं सेविरिंदर सहवाग जैसे भैया। और मैं आऊंगा पुरोहित जी बहुत समय तक आपके पास है, रिलैक्स करिए पुरोहित जी, आई कम। अनुराग भदौरिया जी के पास आने वाला हूं मैं। आज मेरे को अच्छा, अनुराग जी जो है कुछ ज्यादा ही बिजी है, इसलिए ट्रैवल करते हुए करने पर मैं दानिश जी के पास आऊंगा, अनुराग जी और जफर जी और पुरोहित जी के पास आने के जस्ट पहले। दानिश जी अभी तक डिबेट में नहीं है। दानिश जी सीधी सवाल का जवाब दो, आप चाहते हो रिजर्वेशन मुसलमानों को अलग से मिले? आप चाहते हो? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे बहुत हंसी आई वाजपेयी जी पे, जफर इस्लाम पे, इवन प्रदीप भंडारी पे भी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA हिंदुओं को दिया जाएगा, क्रिश्चियों को दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा, और फिर एक दिन आके कहते हैं कि संविधान में इसकी कोई जगह नहीं है। मतलब इतना बड़ा डबल स्टैंडर्ड लाते कहां से हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ना वाजपेयी जी का, ना प्रदीप भंडारी। देखिए,
मुझे लगता है कि डूब के मर जाना चाहिए, फिर ऐसे घर में डूब के मर जाना चाहिए। क्या दोहरे मापदंड है आपके दोहरे मापदंड है। आप एक देश में आप चाहते हैं कि एक देश का टैक्स पेइंग सिटीजन, आप चाहते हैं, देखिए आप तो चाहेंगे कि इस देश का टैक्स पेइंग सिटीजन जो मेहनत की कमाई करे वो डूब के मर जाए। आप मैं समझ सकता हूँ कि आप एक से रुक जाइए, एक से मैं आ रहा हूँ, मैं और दानिश जी आइए, दानिश जी मेरे को लाइए जरा, एक से रुक जाइए। दानिश जी मुझे पता है, देखिए दानिश जी आप चाहते हैं कि सच्चाई डूब जाए, आप चाहते हैं कि भाई हम जैसे जो लोग मेहनत करके सच्चे सवाल पूछते हैं वो चले जाए और सिर्फ आपसे वही सवाल पूछे जाए कि लॉलीपॉप खाई कि नहीं खाई, आइसक्रीम शाम को खाई कि नहीं खाई, सुबह लंच किया कि नहीं किया, यही चाहते हैं आप। अब मुझे बताइए, आप थोड़ा पढ़ाई की आपने आज पढ़ाई की आपने आज? मुझे लगता है नहीं पढ़ाई, चलो मैं आपको थोड़ी पढ़ाई कराता हूँ। क्या होता है एक एग्जाम में, क्या होता है ना, जब एक क्वेश्चन पेपर लिखते, क्वेश्चन पेपर में जब एक आंसर को आधा लिखते ना, वो आंसर में भी 0 नंबर मिलते। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों के लिए है, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में है। समझिए, संविधान के पहले 3 अक्षर, AK वाजपेयी जी जरा आइए, ये संविधान के इनने पहले 3 अक्षर ही नहीं पढ़े, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये संविधान पढ़ के आए नहीं, संविधान पढ़ के आ जाए नहीं है, होमवर्क करा नहीं है, पढ़ाई करी नहीं है और आ गए PhD करने। क्या बात है दानिश जी, AK वाजपेयी जी, जफर जी जरा इनको समझाइए, या जफर जी AK वाजपेयी जी में से जो भी समझाना चाहिए AK वाजपेयी जी समझाइए। जफर जी मैं आ रहा हूं, एक सेकंड, AK वाजपेयी जी के पास आ रहा हूं, लागू नहीं करेंगे, समझाइए इनको। पार्लियामेंट द्वारा पास किया हुआ कानून आप कह रहे हो हम लागू नहीं करेंगे, कहां ले जा रहे हो? और लोकतंत्र की दुहाई देते हो, संविधान की दुहाई देते हो। संविधान किसी मुख्यमंत्री को ये इजाजत देता है कि पार्लियामेंट का किया हुआ कानून जो पास है उसको आप लागू नहीं करेंगे। मतलब कहां तक जाओगे तुष्टीकरण में? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। तुष्टीकरण करते करते आप संविधान को खतरे में डाल रहे हो। हमारे ऊपर लांछन न लगाइए, वो तो मोदी जी ने कह दिया है कि अगर अम्बेडकर साहब खुद भी आ जाए तो भी संविधान नहीं। चलिए अब मैं डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं आज डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अब डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अनुराग भदौरिया जी के पास आना चाहता हूँ, जफर इस्लाम और पुरोहित जी के पास आना चाहता हूँ। मैं अनुराग भदौरिया जी, जफर इस्लाम और पुरोहित जी के पास आना चाहता हूँ। मैं एक हिडन एजेंडे की बात करूंगा। अनुराग भदौरिया जी मुझे एक चीज बताइए, ऑलरेडी EWS आरक्षण है इस देश के अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, तो कोई भी भले मुसलमान गरीब हो, SC गरीब हो, ST गरीब हो, OBC गरीब हो, कोई भी गरीब हो, उसको गरीबी रेखा के अगर नीचे है तो उसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है। आपका हिडन एजेंडा क्या है? जब आप बोलते हैं हक की बात, आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन की स्लैब टूटे, आप ये चाहते हैं कि एक समाज दूसरे समाज से जो लड़ाई करे, भिड़े और समाज के अंदर तनाव पैदा और उस तनाव के बीच में आप जो है राजनीति करें। क्या कर रहे हैं अनुराग जी? क्या कर रहे हैं? जब आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर इसके खिलाफ थे, आपको पता है जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे, आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके खिलाफ थे, आपको पता है राम मनोहर लोहिया इसके खिलाफ थे, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन प्रदीप भंडारी जी, आप बहुत समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को, सही कह रहे हैं। यही चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि समाज के अंदर में कैसे विद्वेष की भावना पैदा की जाए, कैसे समाज के अंदर में जातियों और धर्म के बीच में एक खाई बोई जाए और आराम से सत्ता पाई जाए। ये आप सही, बीजेपी की जो नीति हो चुकी है आजकल, देखिए जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोल बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब वो जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है वो देख रहे हैं कि अब जनता उनके साथ नहीं है, तो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ धर्म के नाम पे राजनीति हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान होने क्यों दे रहे हैं उनको? हो चुका है, नहीं होंगे, नहीं तो आप बोलिए मुसलमान रिजर्वेशन के खिलाफ है। नहीं होगा, कोई नहीं होगा। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर में राजनीति करने की बात कर रही है, हिंदुस्तान में सत्ता पाने की बात कर रही है, हम हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जफर जी की बात करते हैं। जफर प्रदीप जी, इनको आप 500 बार बोल चुके हैं, अभी 1 घंटे बाद, आधे घंटे में, क्या आप एक बार बोल के खारिज कर दीजिए कि हम नहीं उस तुष्टीकरण करना चाहते हैं, हम उस रिजर्वेशन के खिलाफ है। लेकिन एक बार भी नहीं बोला, इसलिए कि उनका पूरा फोकस वही वोट बैंक पे है। एम वाई करना चाहते हैं ताकि उनको वोट मिले मुस्लिम और यादव का,
और उससे ये सीट जीतना चाहते हैं। आज इनको हकीकत बताते हैं, मुस्लिम भी इनको छोड़ दिया है और यादव भी छोड़ दिया है। आज देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है, इसलिए कि उनका विकास जो हो रहा है और उनकी जिंदगी में उनका ईज ऑफ लिविंग जो है बेटर हो रहा है, इसलिए ऐसे लोग बदलाव में घूम रहे हैं। एक मूल क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे पा रहे आप? मैं समझ में आता है कि आप अनुराग जी एक वापस से पूछ रहा हूँ। अनुराग जी ये 10वीं बार डिबेट में मैं पूछ रहा हूँ, मैं 10वीं बार डिबेट में पूछ रहा हूँ अनुराग जी, 10वीं बार डिबेट में पूछ अनुराग जी बात क्यों नहीं कर रहे? हम तो कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए। अनुराग जी एक एक करके बोलेंगे। अनुराग जी क्या आप अनुराग जी मान लीजिए एक औरत का एक व्यक्ति का नाम, एक सेकेंड, एक किसी का नाम है अनुराग और दूसरे का नाम है अफजल। अब सुनिए मेरी बात, एक का नाम अनुराग, एक का नाम अफजल। सुनिए मेरी बात, एक का नाम अनुराग जी, क्वेश्चन तो सुनिए मेरी बात। अनुराग जी मेरा क्वेश्चन, पार्टी जो कर्जा पे कर्जा बढ़ाई जा रही है। अनुराग जी एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं, अनुराग जी एक सवाल पूछ रहा हूँ, अनुराग जी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। अरे सुनिए तो सही अनुराग जी, मैनपुरी तक आवाज जा रही है कि नहीं जा रही मेरी आवाज? सुनिए, किसान की इनकम 32 रुपए से 27 अनुराग जी, जब किसान, अरे भैया, अरे हर क्वेश्चन पेपर का आंसर एक नहीं होता है। सुनिए मेरी बात प्लीज। अरे अनुराग जी सवाल पूछ रहे, चाहिए मैं जनता, एक सेकंड अनुराग जी और मैं, चलिए पुरोहित जी, एक अनुराग जी और पुरोहित जी से क्वेश्चन पूछते हैं। आप हिंदुस्तान जवाब मांग रहे हैं तो आप जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देने लगे। कैसे? हिंदुस्तान, चलिए पुरोहित बताइए 150 लाख करोड़ कर्जा क्यों लिया आपने? अरे भाई क्यों देश के अनुराग जी, मैं कर्जे पे डिबेट करूंगा। मैं पुरोहित जी सीधी बात, पुरोहित जी रुक जाइए, पुरोहित जी क्यों चेंज करना पड़ रहा है इनको? पुरोहित जी आप लोग देखें, मैं बहुत एक्सपीरियंस डिबेटर हूँ, मैं एक एक आर्ग्यूमेंट को पकड़ लेता हूँ कि कब कौन शिफ्ट करना चाह रहा है डिबेट को, और मैं करने नहीं देता। मैं वापस से पॉइंट पे आना चाहता हूँ, वापस से आना चाहता हूँ। पुरोहित जी मेरा एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देता हूँ। अनुराग जी मैं पुरोहित जी से पूछ रहा हूँ, टीएमसी ममता बनर्जी जी की, ममता दीदी के पार्टी से पूछ रहा हूँ। अनुराग जी ममता दीदी की पार्टी से पुरोहित जी को दिखाइए और जफर जी को दिखाइए। अनुराग जी के पास आ रहा हूँ मैं। मेरी बात सुनिए, माँ माटी मानुष है ना, माँ माटी मानुष में मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं आता है ना, माँ माटी मानुष। चलिए मानुष की बात करते हैं। एक व्यक्ति का नाम है, मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम है अमन, दूसरे व्यक्ति का नाम है अकबर। अमन अकबर से ज्यादा गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, उसको सरकार की सुविधा चाहिए, उसको एक सरकारी नौकरी चाहिए, उसको सरकारी नौकरी चाहिए। वहीं अकबर जो है उसके पास ज्यादा पैसा है, मान लीजिए इस मोहल्ले के अंदर, उसके पास में ज्यादा एजुकेशन है, सब कुछ है। अब जब सरकार के पास आया बेनिफिट देने के लिए, सरकार के पास आई मदद देने के लिए, तो सरकार अमन को मदद देगी उस सिचुएशन के अंदर, ना कि अकबर को। ये इसलिए नहीं क्योंकि वो अमन है और ये अकबर है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा गरीब है, उसको सरकार की जरूरत है। आप जो लाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भैया अमन अगर गरीब भी हो तो सरकार मदद करे अकबर की, ये कैसे सही है? नहीं देखिए, बात आप जो बात कर रहे हैं अमर अकबर की, अमर अकबर एंथोनी भी बात कर लीजिए उसके अंदर में, अमर अकबर एंथोनी, ठीक है। अगर इस देश के अंदर में रहने वाला वो आदमी अमर हो चाहे अकबर हो, उसको सरकार की जो भी पॉलिसी होती है, सरकार को जो भी देना है, जो भी जैसे आज हमारी लक्ष्मी भंडार है, वो अमर अकबर एंथोनी तीनों की वाइफ को मिल रहा है, अमर की वाइफ को भी मिल रहा है, अलग से 10% रिजर्वेशन क्यों है मुसलमानों के लिए? तो जो सरकार के प्रकल्प है, सुनिए अब रही बात, अभी मैं आपको बात कर रहा हूं रिजर्वेशन की, जो आप बात कर रहे हैं रिजर्वेशन को बढ़ाया किसने? राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा की सरकार जब बनी थी, जिसके अंदर में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और ये विश्वनाथ प्रताप सिंह, सुनिए उस समय में देश के अंदर में जो आरक्षण को बढ़ाया, उस बढ़ाने के बाद में जब आरक्षण बढ़ गया, तब बाकी जो लोग थे वो बात किया उन्होंने कि ओबीसी जो है, ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर में लिखा हुआ है क्या? अदर बैकवर्ड क्लास इज फ्रॉम ओनली हिंदूज। वो हिंदू अमर भी हो सकता है, अकबर भी हो सकता है, एंथोनी भी हो सकता है। अक्टूबर 1990 में राजीव गोस्वामी ने अपने आप को जला दिया था, क्योंकि मंडल कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते वक्त उसने अपने आप को जला दिया था। आप चाहते हैं कि वैसी स्थिति वापस से आए देश के अंदर? क्या करना चाहते हैं आप? भले मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसको रिजर्वेशन देना है, अरे भैया उसको जाके दो।
आप लोग आज चुनाव में गिर चुके। अब मैं बताता हूं असली बात के, सब छोड़िए, नहीं मानना देखिए, चाहिए। ये जो जफर जी, चुनाव मुझे लग रहा है आरक्षण, तो मुझे लग रहा है अनुराग जी पहली बार, अनुराग आज इंडिया अलायंस घर चुनाव के अंदर समझ में नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसपे ये खुल के ना यस कह पा रहे ना नो कह पा रहे, और इसीलिए देश की जनता के सामने जो है ये एक एक्सपोज होते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं जेम्स बोलिए ना, जफर इस्लाम। देखिए, आपने सही कहा प्रदीप जी कि पूरे देश की जनता के सामने एक्सपोज है। करप्ट तो है ही है, अब पूरे तौर से एक्सपोज हो गए तुष्टीकरण की पॉलिसी जिसके खिलाफ हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। देश की जनता समझ चुकी है कि ये बॉन्ड में पैसा खाने वाले लोग, दूसरों को करप्शन करने वाले और आप देश में फ्रॉडस्टर्स हैं, देश के अंदर में इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा खाने वाले आपके देश के इनके एमपी एमएलए और थोड़ा सा भी आप में सहनशीलता नहीं रही। और ये लोग आज भी देश को लूटने के साथ साथ लोगों को, समाज को भी तोड़ने का काम करते हैं। सिर्फ ये लुटेरे नहीं, अच्छा, करप्शन नहीं करते, बल्कि समाज को भी समाज को भी तोड़ने का काम करते हैं। आप देखिए ना, पूरे तौर से वेस्ट बंगाल को कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के रवैये से पूरे बंगाल को अलग अलग बिखेर दिया है। आज पूरा बंगाल कह रहा है कि वहाँ जो डेवलपमेंट होता था वो डेवलपमेंट तो खत्म, बंगाल पीछे जा रहा है इनकी नीतियों की वजह से। बंगाल इनकी नीतियों की वजह से आ रहा है, और इस बार 40 से 30 सीटें। देखिए, मैं चाहता हूँ बेरोजगारी महंगाई के ऊपर डिबेट हो, भारतीय जनता पार्टी, परंतु दिक्कत हो चुका है। मैं कह रहा हूं परंतु दिक्कत क्या है, बेरोजगारी महंगाई की बात तभी हो पाएगी जब संविधान बचा रहे, और अगर धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन हमने ला दिया तो हम संविधान की मूल धारा को खत्म कर देंगे। तो मैं तो कह रहे, अब मैं समझा एके वाजपेयी जी, एके वाजपेयी जी, अब मैं ना समझ, एके वाजपेयी और दानिश जी, अब मैं समझा भैया। एके वाजपेयी जी, ये लोग तब से कह रहे थे संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, जो 100 से ज्यादा बार अमेंड कर चुके हैं। ऐसा तो नहीं एके वाजपेयी जी की मंशा ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो संविधान है उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहे, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहे जिसमें ये इनका जो मकसद है कि धर्म के आधार पे रिजर्वेशन दे दे, वो धर्म के आधार पे रिजर्वेशन दे, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज होगा और स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। ये क्या है हद, जब ये वही माइंडसेट हो गया एके वाजपेयी जी, जब आपको याद होगा शाहबानो के समय सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट पास किया था, पर उस वक्त क्योंकि वोट बैंक कंपल्शन थे तो उस जजमेंट को एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट ने ओवरटर्न कर दिया था। एके वाजपेयी जी ये जा रहे हैं, उसी लाइन पे जा रहे हैं, और जा नहीं रहे, कर भी रहे हैं, दिख रहा है। इन्होंने अभी क्या किया, तुष्टीकरण को करते करते SC ST के लिए जो कास्ट में डाला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से शेड्यूल में, तो इन्होंने मुस्लिम की कुछ जातियों को, मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को OBC में डालना शुरू किया इन्होंने। मतलब ये हर तरीके से कोई भी जी बहुत गलत है ये, कि यही रिकॉर्ड की बातें हैं ये सब, इसका जवाब नहीं होगा इनके पास। आपने अभी पुरोहित साहब से मेरे पास दोस्तों समय इतना ही है। इस देश की नंबर 1 बेस्ट पे जफर इस्लाम, एके वाजपेयी जी, पुरोहित जी, अनुराग भदौरिया जी और मेरे साथ में दानिश जी जुड़े। दोस्तों, मैं एक सीधी बात समझता हूं, अगर विपक्ष को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव के एजेंडे को हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो विपक्ष को, ये मैं यहां से कह रहा हूं, आप खुद कॉमन सेंस से सोचिएगा, डायरेक्टली बोल देना चाहिए कि वो मुस्लिम रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है, और उसको डायरेक्टली, जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त कहा था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नहीं जाएंगे, कहना चाहिए मुस्लिम रिजर्वेशन के वो पक्ष में नहीं है, और किसी भी सरकारी नौकरी में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। ये पूरे चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर क्योंकि विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता इस बात को खुल के नहीं कह पा रहा है, इसीलिए विपक्ष के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।